नमस्कार। आज का दिन नोट करके रखिए, 7 अगस्त 2025। आने वाले दिनों में आज के दिन कई पत्रकारों के द्वारा, राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, राजनीतिकों के द्वारा कोट किया जाने वाला है। कम से कम आज से लेकर अगले 4 वर्ष तक, तो निश्चित रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव तक तो इस बात की चर्चा होगी ही। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज दिल्ली में राहुल गांधी की द्वारा बैठक आयोजित की गई है, इंडिया अलायंस के जितने भी सहयोगी दल रहे हैं सबकी एक बैठक है, डिनर डिप्लोमेसी है, डिनर का भी आयोजन है। और इस आयोजन के माध्यम से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने आप को शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अब तक राहुल गांधी केवल कांग्रेस पार्टी संसदीय दल के नेता हुआ करते थे। जितने भी इंडिया अलायंस जो लोकसभा के चुनाव के दौरान गठित की गई, उसके जितने भी घटक थे, कई घटक उसमें कहा करते थे कि इंडिया अलायंस का गठन केवल लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उस इंडिया अलायंस को, जिसे बीजेपी इंडिया अलायंस कहती है, जिस प्रकार से पुनर्जीवित किया है, तो इस पुनर्जीवन का पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। जो राहुल गांधी आज से पहले तक केवल कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में देश जानता था, अब पूरे विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से व्यवहार करना शुरू किया है, तो आज की वो बैठक, आज की वो डिनर डिप्लोमेसी राहुल गांधी का जो प्राइम मिनिस्टर, जो वैकल्पिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी के कद में इजाफा करने वाला है। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक होगा, तो आज राहुल गांधी ने इस बात की घोषणा कर दी इस बैठक के द्वारा। आप याद कीजिए, पिछले 2023 के अंतिम जो उत्तरार्ध का महीना था, जून के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार चले गए थे महागठबंधन की तरफ। और नीतीश कुमार को लगा क्या था? नीतीश कुमार को लगा था, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं जिससे कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की जो एक प्रक्रिया विकसित हुई है, जो चरण दर चरण राहुल गांधी बढ़ते रहे हैं इस पॉइंट तक, उसके पीछे कौन कौन से कारक रहे हैं, इसको मैं थोड़ा बने रहिएगा वीडियो के साथ तो बेहतर मैं समझा पाऊंगा आपको। तो पहली बैठक, कहा जाता है कि नीतीश कुमार वाज द फादर फिगर इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया अलायंस, मतलब नीतीश कुमार ही जन्मदाता थे। नीतीश कुमार गए नवीन पटनायक से मिलने। क्या हुआ था नवीन पटनायक के यहाँ? लोग कहते हैं नीतीश कुमार जन्मदाता है, इसलिए बात को मैं दिखा रहा हूं। मेरा मानना यह है कि धुरी कांग्रेस पार्टी है। नीतीश कुमार उस धुरी का उपयोग कर लेना चाहते थे, जैसे नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी की ताकत का इस्तेमाल करके बिहार में सत्ता से में बने हुए हैं। जैसे 2015 में राष्ट्रीय जनता दल की ताकत का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाए थे। खैर, नीतीश कुमार आज मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा राहुल गांधी है हमारे। तो नीतीश कुमार, आपको याद होगा, नवीन पटनायक से मिले थे, लेकिन नवीन पटनायक ने क्या व्यवहार किया था? कोई भाव नहीं दिया था नीतीश कुमार को, याद है। केसी चंद्रशेखर राव, याद है, पटना आए थे, वो भी एक तीसरा मोर्चा की स्थापना करना चाहते थे और तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया गया था। टीआरएस को बीआरएस, मतलब भारतीय राष्ट्र समिति। और जब पटना आए तो नीतीश कुमार के साथ जो बातचीत हुई, तो याद होगा वो पत्रकार वार्ता, जब दोनों एक दूसरे पर किस तरह से चुप करा रहे थे, चुप रहिए, मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली स्थिति थी। नीतीश कुमार का निशाना प्रधानमंत्री का कुर्सी था। नीतीश कुमार को लग क्या रहा था कि नीतीश की जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अनुसार जिसके नाम पर
जो मोदी के समक्ष प्रधानमंत्री पद के वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सके। तो नीतीश कुमार को यह उम्मीद थी कि नीतीश कुमार वैकल्पिक उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सपनों पर सबसे पहले पानी फेरा बिहार में लालू प्रसाद यादव ने, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो नीतीश कुमार का गत्र गत्र से परिचित थे। बबूल का पेड़ कहा करते थे नीतीश कुमार को, नहीं याद है ना? नीतीश कुमार को बबूल का पेड़ कहते थे कि अंतरी में दांत है, इसको नहीं, इसके पेट में दांत है। तो लालू यादव जानते थे नीतीश कुमार को। लालू यादव ने क्या कहा? पहला ही बैठक, पटना के ही बैठक में, जब इंडिया अलायंस का बैठक हुआ, उसी में लालू यादव ने राहुल गांधी को दुल्हा घोषित कर दिया और नीतीश कुमार के सर पे वज्रपात हो गया। उसी दिन से नीतीश कुमार जो है मौका ढूंढने लगे और बार बार लालू यादव कांग्रेस पार्टी, मतलब ऐसा था ना कि उस समय में केवल नीतीश कुमार अकेले नहीं, बल्कि ममता बनर्जी को याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल को याद कीजिए, सब के सब ये मान के बैठे थे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा हो जाए। उसमें नीतीश कुमार नंबर 1 थे, फिर साथ में ममता बनर्जी, उसके अलावे अरविंद केजरीवाल, यहां तक कि शरद पवार का भी नाम आ रहा था, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं था। एक बात तय है कि राहुल गांधी का नाम लेने वालों में सबसे पहला और सबसे बड़ा चेहरा था लालू यादव का, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर राहुल गांधी को राजनीति में 2024 में अगर जीवित रख पाए तो उसमें सब बहुत बड़ी भूमिका थी लालू यादव की, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि आधे कील कांटे राहुल गांधी के रास्ते के लालू यादव ने साफ किए। उसमें सबसे बड़ा कांटा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं गए होते तो यकीन मानिए सीटें भले ही इंडिया अलायंस की कुछ और बढ़ गई होती, 10-15 सीट बढ़ जाती, लेकिन आज जो राहुल गांधी एलओपी बने हैं या पीएम मटेरियल के रूप में दिख रहे हैं राहुल गांधी, नीतीश कुमार का सातिर दिमाग ऐसा कभी नहीं होने देता, कभी नहीं होने देता। आज राहुल गांधी को जो है आप कभी भी केजरीवाल और ममता बनर्जी से नीतीश कुमार को तुलना मत कीजिए। नीतीश कुमार, इन दोनों की तुलना में नीतीश कुमार के पास जो राजनीतिक दिमाग है वो अमित शाह के दिमाग पर भी भारी पड़ा है। इसीलिए नीतीश कुमार नाम का कांटा राहुल गांधी के आगे से साफ करने में सबसे बड़ी भूमिका रही है लालू यादव का। और फिर आप याद कीजिए, अंतिम तक नीतीश कुमार के साइड हुए, लालू यादव ने साइड किया। उसके बाद देखिए, याद कीजिए ममता बनर्जी वाला खेल। अंतिम बैठक जो दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस का चुनाव से पहले, उसमें भी ममता बनर्जी ने खेल कर दिया अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में। तो कितने कांटे बोए गए राहुल गांधी के रास्ते में। चलो, अंत भला तो सब भला। 10 साल के बाद देश को मिला मान्यता प्राप्त विपक्ष, और मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता राहुल गांधी बने। उसके बाद से देखिए कि आप लगातार राहुल गांधी को देखोगे तो राहुल गांधी बदला हुआ राहुल गांधी दिखेगा आपको। मैं आज नीतियों की बात नहीं करूंगा, मैं संगठन की बात करता हूं कि जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी ने गठबंधन के सहयोगियों को हर मुद्दे पर साथ लेने का प्रयास किया है, यह महत्वपूर्ण है। और साथ भी लिया है, लेकिन एक और चीज हुआ है, ऐसी परिस्थिति भी पैदा किया है कि गठबंधन के सहयोगी राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सके, ब्लैकमेल भी नहीं कर सके। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में तालमेल था, लेकिन विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। कारण क्या है? राहुल गांधी को स्पष्ट मान लगता है, और यह सच्चाई भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, अब मैं तो कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपना आधार किसके हाथों गंवाया? अगर आप गौर से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने अपना आधार अधिकतर राज्यों में क्षेत्रीय दलों के हाथों गंवाया है।
अगर पूरे उत्तर भारत और की बात अगर मैं करूं, जिसे हम काउ बेल्ट कहते हैं देश का, उसमें कांग्रेस का वोट बैंक क्या हुआ करता था, आप याद कीजिए। उसमें कांग्रेस का जो वोट बैंक हुआ करता था, उसमें था ब्राह्मण, उसमें था मुसलमान, उसमें था शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लोग। अब छोड़ दीजिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण को आप सब जानता है कि लगभग अधिकतर एक पश्चिम बंगाल को छोड़कर, एक पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए और मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में कुछ हद तक कम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 100% लगभग ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ है। मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेस के साथ है, बीजेपी की तुलना में ज्यादा, और पश्चिम बंगाल में 100% ब्राह्मण लगभग जो है, ब्राह्मण और वहां के कास्ट, ये प्रायः ममता बनर्जी के साथ है। इसके अलावे जितने भी राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक जैसा स्थिति है, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ऐसे जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में ब्राह्मण अब कांग्रेस से छिटककर बीजेपी के पास जा चुका है। लेकिन शेड्यूल कास्ट, मुसलमान मतदाता कहां गया? ये लोग क्षेत्रीय दलों के हाथ साथ गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बसपा और सपा के पास गया, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ममता बनर्जी के पास गया, बिहार की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार है, ऐसे लोगों के पास गया। तो कांग्रेस का बड़ा हिस्सा जो वोटर्स का रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से जो कांग्रेस का समीकरण रहा, वो कांग्रेस ने तो क्षेत्रीय दलों के हाथों गंवाया है। और जब तक क्षेत्रीय दल कमजोर नहीं होंगे तब तक कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी। और यदि कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी तो ये अनुभव 2024 के लोकसभा चुनाव के जो अंतिम एक वर्ष था, 2023 एक वर्ष जो तैयारी के दौरान, राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई कि अगर कांग्रेस नहीं मजबूत हो पाएगी तो फिर से कोई नीतीश कुमार खड़ा होगा, फिर से कोई अरविंद केजरीवाल खड़ा होगा, फिर से कोई ममता बनर्जी खड़ी होगी, फिर से कोई केसीआर खड़ा होगा और राहुल गांधी का रास्ता जाम रहेगा। इसीलिए राहुल गांधी को कई मोर्चों पे लड़ने की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहली, और वो इस बात को समझ रहे हैं, उसी अनुसार चल रहे हैं, उसी दिशा में चल रहा है। मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि राहुल गांधी उसी दिशा में चल चुके हैं। आप कुछ भी सोचिए, राहुल गांधी को अब इससे कोई मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये सच भी है, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, किसी भी देश को, किसी भी संगठन को, किसी भी राजनीतिक दल को अगर खुद का विकास करना है, खुद का विस्तार करना है, तो उसे अपने संसाधनों के आधार पर ही विकास करना पड़ेगा। पड़ोसी के संसाधन से आपका विकास नहीं हो सकता, आपका सशक्तिकरण नहीं हो सकता। भाड़े के स्रोत, रिसोर्सेज से क्या आपका अस्थायी विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस के रास्ते में अगर सबसे बड़ा कील और कांटा कोई है तो वो क्षेत्रीय दल है। बीजेपी के हाथों तो कांग्रेस ने अपना 10 से 15% वोट ही गंवाया है। आप देख लिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप सर्वे कीजिए, आप निकालिए जातियों का आंकड़ा, आप निकालिए सामाजिक समीकरण, आप निकालिए आर्थिक वर्गों का, आर्थिक रूप से भी जो समाज के अंदर विभिन्न वर्ग हैं, कमजोर आय वर्ग है, निम्न मध्यम आय वर्ग है, उच्च मध्यम आय वर्ग है, उच्च आय वर्ग है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, हर दृष्टि से आप निकालिए आंकड़े और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना आधार देश की राजनीति में गंवाया है वो अधिकतर क्षेत्रीय दलों के हाथों गंवाया है। इसलिए आप याद कीजिए, जिस दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था और केजरीवाल की हार हुई थी, राहुल गांधी दुखी नहीं थे। और क्यों राहुल गांधी को दुख होना चाहिए बताइए आप? इसलिए कि बीजेपी जीत गई? नहीं, बीजेपी से राहुल गांधी को क्या दिक्कत है?
राहुल गांधी को दिक्कत इस बात से होनी चाहिए या है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर क्यों है। राहुल गांधी की जिम्मेवारी कांग्रेस को आगे लेकर आने की है। राहुल गांधी जब तक, इतिहास गवाह है, 90 में से भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद, 1989 के लोकसभा चुनाव से। आप याद कीजिए, अब तक 1989 से लेकर 11 और 25, 36 साल के दौरान कोई भी दर्शक आप आके कमेंट करके बताइए मुझे कि अब तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी को रोकने का प्रयास करती रही है। मुझे कई दर्शकों का ये मिलता है कि आप बीजेपी के फेवर में आप बातें बोलते हैं। मैं ना बीजेपी का फेवर कर रहा हूं ना कांग्रेस का फेवर कर रहा हूं। मैं एक पत्रकार के रूप में, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में केवल ये चाहता हूं कि देश के अंदर 2 बराबर के ताकतों की वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दल होनी चाहिए। मेरे एक चाहने न चाहने से कुछ नहीं होना है। मेरा अपना मत वो मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन जब मैं पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर आकर एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होता हूं तो मेरा प्रयास होता है कंप्लीटली निष्पक्ष रहने का। मैं दोनों हर दल का उसके गुणों की चर्चा करूंगा और उसके दोषों की भी चर्चा करूंगा, और यही पत्रकारिता का काम है या नहीं, लिख के बताइएगा आप भी। तो ये बात समझने की आवश्यकता है, लेकिन प्रायः बहुत कई दर्शक समझ नहीं पाते इस विषय को, चूंकि अंदर माहौल क्या बन गया है ना, माहौल ये बन गया कि हम आदी हो गए हैं। हम आदी क्या हो गए, या तो 100% भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति, या फिर 100% कांग्रेस की अंधभक्ति, या फिर 100% तेजस्वी यादव की अंधभक्ति, या तो 100% मायावती की अंधभक्ति। मतलब मीडिया भी इसी खांचे में बटा हुआ है। हम क्यों नहीं तेजस्वी यादव के अंदर की क्वालिटी को देख सकेंगे। तेजस्वी यादव युवा हैं, बिहार में लड़ने की आवश्यकता है, तो बिहार की समस्याओं से एक युवा नेतृत्व लड़ सकता है, लेकिन साथ ही इस बात की जानकारी भी जनता को देना हमारा कर्तव्य है कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने विगत के दिनों में कौन कौन सी गलतियां की हैं। अगर तेजस्वी यादव को राजनीति के विश्लेषक, पत्रकार अगर तेजस्वी यादव द्वारा किए गए गलतियों की चर्चा नहीं करेगी, राहुल गांधी की पार्टी के द्वारा की गई गलतियों की चर्चा नहीं करेगी, अगर नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कामों की प्रशंसा और की गई गलतियों की चर्चा मीडिया नहीं करेगी, तो कौन करेगा भाई। अगर एक तरफा बात करने वाले लोग तो फिर वही दलाल होंगे, वही अंधभक्त होंगे, वही गोदी मीडिया होगी। तो इस बात को समझने की आवश्यकता दर्शकों की भी है। खैर, अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। तो सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से, आप आज से 10 दिन पहले भी आपको याद होगा, इंडिया अलायंस की एक बैठक राहुल गांधी ने किया। विपक्ष के नेता बनने के बाद से राहुल गांधी विपक्ष को एक तरफ समेटने का भी प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस का विस्तार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। उसके कई उदाहरण आपको मिलेंगे। उसमें जैसे आज से पिछले महीने भी इंडिया अलायंस का एक बैठक राहुल गांधी ने किया। केजरीवाल को खुद फोन किया राहुल गांधी ने, केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल ने आने से मना कर दिया। लेकिन संदेश क्या गया, संकेत क्या गया? संदेश ये गया कि जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं केवल कांग्रेस संसदीय दल का नेता नहीं हूं, तो एक सकारात्मक मैसेज गया कि नहीं, राहुल गांधी सबको लेकर चलना चाहते हैं। तो यही वो परिस्थिति है जिस परिस्थिति के आधार पर अगर राहुल गांधी की राजनीति होगी तो ही आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी और 2029 में नरेंद्र मोदी के समक्ष केवल एक चुनौती होगा, राहुल गांधी। वरना 2024 वाली ही स्थिति रहेगी। 2024 में माहौल विपरीत होते हुए भी अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो इसमें कहीं न कहीं विपक्षी दलों की नेताओं की अति महत्वाकांक्षा, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो, चाहे वो ममता बनर्जी रही हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हो, चाहे वो बीआरएस के चंद्रशेखर राव रहे हो, या फिर कांग्रेस में भी कई ऐसे नेता, चाहे अशोक गहलोत का मामला ले लीजिए ना। अशोक गहलोत ने कितना नुकसान किया कांग्रेस पार्टी का।
राजस्थान में जिस तरह से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चली और कहा गया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन क्या किया अशोक गहलोत ने। तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए राहुल गांधी में एक बदला हुआ राहुल गांधी, एक फैसला लेने वाला, पार्टी के अंदर का भी देखिए आप राहुल गांधी के रोल, पार्टी के अंदर भी इस कार्यकाल में राहुल गांधी फैसला लेने के लिए जाने जा रहे हैं। फैसले को टाला नहीं। इससे पहले क्या होता था कि हर बार कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो राज्यों में कोई समस्या है तो फैसले को टालती थी। बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए। इस विधानसभा चुनाव से पहले तक लालू यादव ने कह दिया, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए पप्पू यादव बिहार में आपकी पार्टी में। कांग्रेस ने सरेंडर किया। तेजस्वी यादव लालू यादव ने कह दिया कि नहीं, कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मान लिया। लेकिन इस बार क्या हो रहा, इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पे बिहार में राजनीति करने का प्रयास कर रही है। तो ये एक, इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी एक शैडो पीएम के रूप में, शैडो प्रधानमंत्री के रूप में, छाया प्रधानमंत्री के रूप में कह सकते हैं, वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी ने काम करना शुरू किया है। और इसी बात का संकेत है ये डिनर डिप्लोमेसी हो, चाहे इससे पहले की बैठक हो, चाहे फिर अभी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा होना है उसमें तेजस्वी यादव को शामिल करने का मामला हो, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी ने अब अपना कदम बढ़ा दिया है। देखना है आने वाले दिनों में इसका असर क्या होता है और किस प्रकार की प्रतिक्रिया अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से भी आती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।